लाभदायकता अनुपात। सबसे पहले लाभदायकता अनुपातों को समझने से पहले हमें बात कर लेनी चाहिए लाभदायकता क्या है। आप सभी जानते हैं कि लाभ हानि खाते के द्वारा या लाभ हानि विवरण के द्वारा जो लाभ प्रकट किया जाता है वो एक निरपेक्ष संख्या है। यदि उस लाभ को बिक्री या पूंजी पर आधारित कर दिया जाए, यानी कि यदि उसका प्रतिशत बिक्री पर या फिर पूंजी पर ज्ञात कर लिया जाए, तो वो लाभ की निरपेक्ष माप सापेक्ष माप में परिवर्तित हो जाती है और इसी सापेक्ष माप को कहा जाता है लाभदायकता। विश्लेषण करने के लिए, तुलना करने के लिए लाभ को आधार ना बनाकर बल्कि लाभदायकता को आधार बनाना चाहिए ताकि परिणाम और भी अच्छे निकलें, तुलना के सटीक और सही परिणाम निकलें। लाभदायकता एक सापेक्ष माप है। लाभदायकता कैसी माप है? सापेक्ष माप है, क्योंकि इसे बिक्री या पूंजी पर आधारित करने के बाद ज्ञात किया जाता है। अर्थात जब लाभ की निरपेक्ष राशि को बिक्री या पूंजी पर आधारित कर दिया जाता है तो वह चीज क्या बन जाती है? लाभदायकता कहलाती है। लाभदायकता अनुपात व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और लाभ के संबंध को व्यक्त करता है। यानी लाभदायकता अनुपात ये बताते हैं कि व्यवसायिक संसाधनों का किस तरीके से दोहन किया गया, किस तरीके से उनका उपयोग किया गया और लाभ की मात्रा उस क्रियाकलाप से कितनी रही, इन दोनों के संबंध को व्यक्त करता है। लाभदायकता अनुपात में कौन कौन से अनुपात मुख्य हैं? पहला अनुपात है सकल लाभ अनुपात, जिसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रचालन या परिचालन लाभ अनुपात, जिसे कहा जाता है परिचालन या प्रचालन अनुपात, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा अनुपात है प्रचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा अनुपात है लाभ शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। पांचवा अनुपात है निवेश पर प्रत्याय अथवा नियोजित पूंजी पर प्रत्याय, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर। प्रति अंश पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू पर शेयर। लाभांश भुगतान अनुपात, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और मूल्य अर्जन अनुपात, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। इन 10 अनुपातों में से शुरू के जो 4 अनुपात हैं, सकल लाभ अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात या प्रचालन अनुपात और निवल लाभ अनुपात, जिसे शुद्ध लाभ अनुपात भी कहा जाता है, ये चारों अनुपात बिक्री पर आधारित है। बिक्री पर आधारित क्यों है? क्योंकि इनके फॉर्मूले में आधार जो बनाया जाता है इनका प्रतिशत निकालने के लिए, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी संचालन से आगम को या विक्रय को बनाया जाता है। इसलिए इन अनुपातों को विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात कहा जाता है। बाकी अनुपात जो हैं वो या तो पूंजी पर आधारित है या विनियोग विश्लेषण क्रिया पर आधारित है। तो आज के भाग में हम बात करेंगे बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों की। तो आइए पहले अनुपात की बात करते हैं, सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात क्या है? ऐसा अनुपात जो कि सकल लाभ और विक्रय से आगम, यानी कि संचालन से जो आगम प्राप्त हुई है, जो बिक्री हुई है, उन दोनों का संबंध बताता है। यानी सकल लाभ अनुपात का प्रतिशत जो ज्ञात किया जाता है सकल लाभ का, वो बिक्री पर ज्ञात किया जाता है और वही प्रतिशत सकल लाभ अनुपात कहलाता है। यह अनुपात सकल लाभ और संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम यानी कि विक्रय के मध्य संबंध को प्रकट करता है। सामान्यतः यह अनुपात किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। बिक्री पर आधारित है, चारों ही अनुपातों में नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा और ऊपर वो आएगा जिसका अनुपात आप निकाल रहे हैं। जैसे यहां पर हम सकल लाभ अनुपात की गणना कर रहे हैं तो ऊपर रखा गया है सकल लाभ और नीचे रखी गई है बिक्री और गुणा 100 करके उसका प्रतिशत ज्ञात किया गया है।
अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि प्रश्न में सकल लाभ नहीं दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो उसके फॉर्मूले हैं, या तो आप घटा सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिक्री में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने स्कंद आवर्त अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीखी है, यहां पर भी हम उसकी बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वेजेस, कैरेज एंड वॉर्ड, इस तरह के खर्चों को जोड़कर, और उसमें से आपको किसे लेस करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी अंतिम रहतिये को लेस कर देना है। फिर से सुने, प्रारंभिक रहतिये में परचेज यानी क्रय को और सभी तरह के प्रत्यक्ष व्ययों को, जैसे मजदूरी है, आवक गाड़ी भाड़ा है, इन्हें जोड़ना है और अंतिम रहतिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को घटा देना है। तो अंतर की राशि जो निकल कर आएगी उसे कहा जाता है संचालन क्रियाओं से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिक्री में से अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को घटा दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपने नए फॉर्मेट में जो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री को ना दिखाकर चेंजिंग इन इन्वेंट्री को दिखाया जाता है। आपको इस तरीके से सिखाया गया है कि प्रारंभिक रहतिये में से अंतिम रहतिये को घटा दिया जाता है। यदि मान लीजिए प्रारंभिक रहतिया 20,000 है और अंतिम रहतिया 30,000 है तो यह कहलाएगी इन्वेंट्री में वृद्धि 10,000 रुपए की। और मान लीजिए प्रारंभिक रहतिया 30,000 है और अंतिम रहतिया 20,000 है तो यह कहलाएगी इन्वेंट्री में कमी। तो अब जरा गौर करें, कई बार ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रश्न में नहीं दी जाती, बल्कि केवल इनका अंतर यानी वृद्धि या कमी दी जाती है। यदि प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी गई है और उसकी वृद्धि या कमी दी गई है तो उपरोक्त सूत्र में यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह सूत्र हो जाएगा नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है तो ऐड कर देना है और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है तो लेस कर देना है। दोनों में से एक ही चीज दे रखी होगी, इंक्रीज इन्वेंट्री या डिक्रीज इन्वेंट्री। तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो तो माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर फॉर्मूला ये होगा। अब बात करते हैं इसके महत्व की। इस अनुपात का क्या महत्व है? तो यह अनुपात संस्था की लाभार्जन क्षमता को ज्ञात कर, लाभदायकता अनुपात में ही तो पढ़ रहे हैं आप सकल लाभ अनुपात, तो यह अनुपात किस क्षमता को ज्ञात करता है? संस्था की लाभार्जन क्षमता को ज्ञात करता है और उसे ज्ञात करने का एक अच्छा माप है। यह अनुपात जितना ज्यादा होगा व्यवसाय के लिए उतना ही लाभप्रद होगा। इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी संस्था के लिए लाभप्रद है। इसके विपरीत इस अनुपात का कम होना इस बात का प्रतीक है कि व्यवसाय में बिक्री की तुलना में लाभ कम हो रहे हैं, और यदि यह अनुपात नीचे आ रहा है तो इसका मतलब संस्था में बिक्री की तुलना में लाभ उतनी मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में होने चाहिए। सकल लाभ अनुपात को समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 19 दिया हुआ है, तो बात करते हैं उदाहरण संख्या 19 की। वर्ष 16-17 के लिए निम्न सूचना उपलब्ध है, सकल लाभ अनुपात की गणना करें। आपको गणना करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। सूचनाएं कुछ इस प्रकार से है, प्रचालन से आगम जिसे आप कहते हैं विक्रय, और विक्रय यानी सेल्स आपको दी गई है स्टूडेंट्स नकद 25,000 और उधार 75,000। क्रय आपको दिया गया है नकद 15,000 और उधार क्रय आपको दिया गया है 60,000। आवक ढुलाई जिसे कहते हैं कैरेज एंड वॉर्ड, ये एक प्रत्यक्ष व्यय है 2,000 रुपए। वेतन 25,000 रुपए जो कि एक अप्रत्यक्ष व्यय है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष व्यय है और सकल लाभ की गणना में इसका कोई काम नहीं है। रहतिये में कमी, आ गई बात जो मैंने समझाई थी। यहां पर रहतिये ओपनिंग रहतिया या फिर क्लोजिंग रहतिया, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी गई है, बल्कि रहतिये में वृद्धि या कमी जैसे कि इसमें दी गई है रहतिये में कमी, तो आपको फॉर्मूले में से ऐड करना होगा। बहा वापसी जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न, तो इसको आपको लेस करना है किसमें से? परचेज में से। और मजदूरी वेजेज एक प्रत्यक्ष व्यय है कैरेज एंड वॉर्ड की तरह।
चलिए, तो सकल लाभ अनुपात के फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि आपको बताया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। इस प्रश्न में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको ज्ञात करना होगा क्योंकि नकद और उधार दोनों अलग अलग दे रखे हैं जोड़कर, और साथ ही साथ आपको सकल लाभ निकालना होगा, और सकल लाभ निकालने से पहले आपको निकालनी होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आइए, मेन फॉर्मूला आपके सामने है, अब एक एक गणना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिए गए हैं 25,000 और साथ ही साथ 75,000 रुपए। तो यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हो गई वो हो गई 1 लाख रुपए। परचेज की अगर बात करूं तो परचेज यहां पर 15,000 और 60,000 दी गई है, नकद और उधार, साथ ही साथ बहा वापसी परचेज रिटर्न 2,000 रुपए दी गई है। तो कैश परचेज 15,000, क्रेडिट परचेज 60,000 और रिटर्न आउटवर्ड आपको दी गई है 2,000। तो आपकी जो नेट परचेज है वो होगी 73,000 रुपए। अब ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करने से पहले आपको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से निकालना होगा? जो परचेज है उसमें आपको रहतिये में कमी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को जोड़ना होगा, और साथ ही साथ दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक तो कैरेज इनवॉर्ड दिया हुआ है, एक वेजेस दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो आइए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। परचेज जो कि आपने मालूम किया है 73,000, परचेज रिटर्न घटाने के बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, साथ ही साथ आपको दिया गया है कैरेज इनवॉर्ड 2,000 और वेजेज 5,000। $73,000 प्लस 10,000, कैरेज इनवॉर्ड 2,000 और साथ ही साथ वेजेस 5,000। जब आप इसका मूल्य निकालते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी कीमत लगभग आ रही है 90,000। 1 लाख रुपए की बिक्री की जाती है और 90,000 रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 1 लाख रुपए के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90,000 को घटा दें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट की राशि आ जाती है 10,000 रुपए। और यहां अगर बात की जाए तो 10,000 रुपए का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब बात करते हैं मेन फॉर्मूले की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000 और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख गुणा 100, तो आपका सकल लाभ अनुपात निकल कर आता है 10%। इसी के साथ सकल लाभ अनुपात पूरा होता है। बात करते हैं अगले अनुपात की, परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशो कह दीजिए या प्रचालन अनुपात कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहां अगर बात की जाए तो परिचालन अनुपात एक संस्था की कुल परिचालन लागत एवं संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। कुल परिचालन लागत क्या है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? तो स्टूडेंट्स जरा अभी ध्यान दें, आपने बात की है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिक्री की जो लागत है यानी संचालन से आगम की लागत है वो तो केवल माल बनाने तक की लागत है, और बिक्री में से माल बनाने तक की लागत को घटा दिया जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आप माल बनाने की लागत में और खर्चे आगे के जोड़ देते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो कि माल बनाने के बाद माल को बेचने के लिए या फिर कार्यालय को चलाने के लिए किए जाते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं, परिचालन व्ययों को जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है परिचालन लागत। तो परिचालन अनुपात क्या है? परिचालन अनुपात परिचालन लागत और विक्रय से जो आगम हुई है, यानी आगम आपको प्राप्त हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से जो आगम प्राप्त हुई है, उन दोनों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। कुल परिचालन लागत ज्ञात करने के लिए संचालन क्रियाओं से आगम की लागत यानी कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मुख्य व्यवसाय से संबंधित समस्त परिचालन व्ययों को जोड़ दिया जाता है। यानी माल बनाने की लागत के बाद और माल को बेचने के लिए, कार्यालय को चलाने के लिए, व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वो खर्चे परिचालन व्यय कहलाते हैं। उन सभी व्ययों को जोड़ दें तो परिचालन लागत निकल कर आएगी, और परिचालन अनुपात जो कि आप पढ़ रहे हैं और परिचालन लाभ अनुपात जो कि आप आगे पढ़ेंगे, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 या 100 होगा। अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 होगा और अनुपात में निकालेंगे तो 1 होगा। ऑपरेटिंग रेशो की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग रेशो की गणना का जो मूल फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अगर यहां बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाएगी, ये मुख्य प्रश्न है। इसे 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिए जाएं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे आप निकालना जानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यदि ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दें, परिचालन व्ययों को जोड़ दें तो वो बन जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। और दूसरा तरीका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से किसे लेस कर दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेस कर दें। परिचालन व्ययों में क्या क्या शामिल होगा, कार्यालय के व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय, वितरण व्यय, हास, कर्मचारी हित के व्यय आदि को शामिल किया जाता है। इस अनुपात का महत्व, परिचालन अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता एवं लाभोपार्जन क्षमता का माप है। यह अनुपात जितना कम, क्योंकि लागत अनुपात है तो जितना कम होगा उतना लाभार्जन की दृष्टि से संस्था कुशल मानी जाती है। यानी इस अनुपात का नीचा होना संस्था की कुशलता माना जाता है, क्योंकि लागत अनुपात और लागत जितना कम होगा उतना संस्था के लिए फायदेमंद होगा। अगला अनुपात आता है परिचालन लाभ अनुपात, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो से ही बना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को यदि परसेंटेज में आप निकाल रहे हैं, इंटू 100 का प्रयोग आप कर रहे हैं तो परसेंटेज में ही से निकाल रहे हैं तो इनका योग 100 होगा, और अगर इंटू 100 का प्रयोग ना कर इनकी गणना करें तो फिर इनका योग 1 होगा। यह अनुपात परिचालन लाभ एवं संचालन क्रियाओं के आगम शुद्ध विक्रय, आप सब देख रहे हैं कि हम सभी में नीचे बिक्री का प्रयोग कर रहे हैं। शुरू के 4 अनुपातों में आप बिक्री का ही प्रयोग करेंगे, इसी कारण इन्हें बिक्री पर आधारित लाभदायकता कहा जाता है। विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है। परिचालन लाभ से आशय उस लाभ से है जो संचालन क्रियाओं से आगम में से मुख्य व्यवसाय से संबंधित समस्त परिचालन लागत घटाकर निकाला जाता है। यानी पीछे जो आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात की है, यदि उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को, यदि उस परिचालन लागत को आप परिचालन विक्रय जो है, बिक्री जो है, संचालन से बिक्री जो है उसमें से घटा देते हैं तो अंतर की राशि जो आती है वो परिचालन लाभ निकल कर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें, या फिर आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर दें किसको, ऑपरेटिंग कॉस्ट को। ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर आप लेस कर देते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से तो भी परिचालन लाभ निकाला जा सकता है। दोनों ही सूत्रों से परिचालन लाभ की जो राशि होगी वो समान होगी। यह अनुपात स्पष्ट करता है कि संस्था की संचालन क्षमता कैसी है। यह अनुपात ये बताता है कि संस्था किस तरीके से अपना संचालन कर रही है। जितना अधिक यह अनुपात होगा संस्था संचालन क्रियाओं से लाभ कमाने की दृष्टि से उतनी ही कुशल मानी जाएगी। निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात का परिकलन कीजिए। आपसे यहां पर 2 रेशो पूछे गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, लेकिन यहां पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की भी गणना कर लेंगे ताकि आपको ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का कनेक्शन भी पता लग जाएगा। आइए तो जो सूचनाएं दी गई है उनसे यहां पर हम 3 रेशो की गणना करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यानी मैं बात कर रहा हूं सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात या परिचालन लागत अनुपात, एक ही बात है, या फिर परिचालन लाभ अनुपात।
प्रचालन से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 3,40,000 रुपए। प्रचालन से आगम की लागत कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दी गई है 1,20,000 रुपए। विक्रय व्यय 80,000 रुपए और प्रशासनिक व्यय 40,000 रुपए। ये दोनों ही खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 3,40,000 दिया गया है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले की हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और प्रश्न में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया गया है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,40,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,20,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 को जब घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि निकल कर आती है 2,20,000 रुपए। और इस 2,20,000 को अब आप मेन फॉर्मूले में रख दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 रुपए बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 3,40,000 रुपए गुणा 100। और जब आप इसका प्रतिशत निकालते हैं तो इसके प्रतिशत की राशि आती है 64.71% के आसपास, यानी 64.71% लगभग आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। अगले अनुपात की बात करें तो अगला अनुपात है परिचालन अनुपात, जिसे आप ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो दोनों नामों से बुला सकते हैं। और इसके अगर मेन फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका मेन फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की गणना कैसे की जाए। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि माल बनाने की लागत में जो कि आपके पास अवेलेबल है, माल बनाने की लागत यहां पर 1,20,000 रुपए है। इसमें आगे के और खर्चे जोड़ दिए जाए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, विक्रय व्यय और प्रशासनिक व्यय, तो ये लागत बन जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया है 1,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं 80,000 और 40,000। 2,40,000 रुपए आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसे मेन फॉर्मूले में रखें अगर तो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 गुणा 100। और जब आप इसका प्रतिशत निकालते हैं तो यह प्रतिशत लगभग आता है 70.59%। प्रश्न में पूछे गए दोनों अनुपातों को हमने निकाल लिया है, लेकिन यहां पर जैसा मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की गणना भी करेंगे ताकि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का कनेक्शन बता सकें। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात दोनों का योग 100 होता है यदि इसे प्रतिशत में ज्ञात किया जाए। तो यहां पर हमने इसे प्रतिशत में ज्ञात किया है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 100 में से यदि 70.59 को मैं घटाता हूं तो आपका वैल्यू आता है 29.41%। यानी यदि इस प्रश्न में मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल कर देखूं तो वो 29.41% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का योग प्रतिशत में 100 होता है। तो यहां अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का मेन जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आपको दो फॉर्मूले बताए गए थे, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दें, या फिर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस कर दें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 3,40,000 रुपए दिया हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी अभी आपने मालूम की है 2,40,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 1 लाख। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट आपने मालूम किया था 2,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में यहां पर दो खर्चे दिए गए हैं, एक दिया गया है आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और एक दिया गया है आपको सेलिंग एक्सपेंसेस। दोनों का योग यहां पर 1,20,000 रुपए है। यदि आप उसे भी घटाते हैं तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 1 लाख। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। मेन फॉर्मूले में इसे पुटअप करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 गुणा 100, तो ये लगभग आपका प्रतिशत आता है 29.41%। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपातों में मुख्य तौर पर शुरू के 4 अनुपात शामिल किए गए हैं। पहला अनुपात था सकल लाभ अनुपात, दूसरा परिचालन अनुपात, तीसरा परिचालन लाभ अनुपात और अब चौथे अनुपात की बात करते हैं शुद्ध लाभ अनुपात या फिर निवल लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ अनुपात, यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध लाभ एवं संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी यह अनुपात किस किस के मध्य संबंध बताता है? बिक्री की राशि और शुद्ध लाभ की राशि। शुद्ध लाभ एक व्यावसायिक संस्था के संचालन क्रियाओं से लाभ एवं गैर संचालन क्रियाओं से लाभ का योग होता है। यानी इसमें ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हुई हैं उनका प्रॉफिट भी और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हुई हैं उनका प्रॉफिट भी इसमें शामिल रहता है। इसकी जो गणना का सूत्र है वो है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। नेट प्रॉफिट को ऊपर और विक्रय पर आधारित है तो आप सेल्स को नीचे रखेंगे। इस अनुपात को ज्ञात करने का क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर उसकी बात करें तो यह अनुपात व्यवसाय की कुल लाभदायकता तथा कुशलता का परिचालक है। यदि यह अनुपात विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि प्रदर्शित करता है तो इसका आशय है कि व्यवसाय की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। यानी यदि आप पिछले 5 वर्षों के शुद्ध लाभ का विश्लेषण करें और आपको उनमें बढ़ने की प्रवृत्ति नजर आए तो आप ये कह सकते हैं कि संस्था के शुद्ध लाभों में वृद्धि हो रही है, संस्था अच्छा काम कर रही है। यह अनुपात एक और संचालन क्रियाओं से आगम पर लाभदायकता को दर्शाता है, वहीं स्वामियों की पूंजी पर जोखिम के लिए उचित लाभ होने की जानकारी भी देता है। यानी कि साथ ही साथ ये बताता है कि स्वामियों ने जो धन विनियोग किया है उसने उचित आधार पर लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस अनुपात को समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उदाहरण संख्या 21। एक कंपनी का सकल लाभ अनुपात 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, प्रचालन से उधार आगम 20 लाख रुपए, बिक्री दी गई है 20 लाख लेकिन वो केवल उधार बिक्री है 20 लाख, और प्रचालन से नकद आगम कुल प्रचालन से आगम का 10% है, और जो नकद बिक्री है वो कुल बिक्री का, ये गलती मत कर बैठिएगा कि कहीं आप 20 लाख का 10% निकाल दें। अधिकतर विद्यार्थी यही करते हैं। पहले आप ढंग से पढ़ लीजिए कि प्रतिशत काय पर दिया गया, प्रतिशत दिया गया किस पर? कुल प्रचालन पर। कुल प्रचालन से मतलब कुल बिक्री पर, जबकि जो 20 लाख रुपए है वो तो उधार बिक्री है। तो कुल बिक्री का 10% निकालने के लिए पहले कुल बिक्री निकालनी होगी। यदि कंपनी के अप्रत्यक्ष व्यय 50,000 रुपए हों तो शुद्ध लाभ अनुपात का परिकलन कीजिए, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट रेशो यहां पर निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें
बिक्री निकालनी होगी, बिक्री निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अप्रत्यक्ष व्यय यानी पीएनएल के जो खर्चे दिए हैं उन्हें घटाना होगा, तब जाकर नेट प्रॉफिट निकलेगा और फिर नेट प्रॉफिट रेशो की गणना की जाएगी। लेकिन पहले हम मेन फॉर्मूले की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां केवल उधार दिया गया है, जबकि हमें नकद बिक्री को मालूम करके दोनों को जोड़कर या तो कुल बिक्री निकालनी है या फिर डायरेक्ट कुल बिक्री निकालनी है, उसकी बात करते हैं। आइए, आपको उधार आगम विक्रय दिया गया है 20 लाख। नकद आगम आपको 10% दिया गया है कुल आगम का। तो ये तो क्लियर है कि 10% 20 लाख का नहीं निकाल सकते, अगर उसका होता तो 2 लाख इसमें जोड़ देते, लेकिन ऐसा करेंगे तो गलत है, वो मैं स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जिस पर प्रतिशत हो अगर वो नहीं है तो आपको 100 मानकर कैलकुलेशन करनी चाहिए। माना कुल आगम जो है वो कितनी है, 100, तो नकद आगम कितनी होगी, 10, तो उधार आगम कितनी होगी, 90, क्योंकि कुल आगम बनती है नकद और उधार को मिलकर। कुल बिक्री किन दोनों को जोड़कर बनती है, नकद बिक्री और उधार बिक्री। हमने माना है कि कुल बिक्री 100 है, नकद बिक्री का प्रतिशत हमें पता है 10% है, तो जो उधार आगम है या उधार बिक्री है वो 90% है। और यदि उधार बिक्री 90% है तो उधार बिक्री का अमाउंट तो हमारे पास अवेलेबल है, वो कितना है, 20 लाख रुपए। तो बहुत आसानी से कुल बिक्री निकाली जा सकती है। अतः फर्म की कुल आगम होगी 20 लाख गुणा 100/90। नीचे 90 क्यों आया, वो समझने की चीज है। इसलिए आया क्योंकि उधार बिक्री 90% के बराबर है, तो आप इसे 100% में बदलेंगे। और अगर इसे आप 100% में बदलते हैं तो 22,22,222 रुपए की आपकी कुल बिक्री आती है। ये टोटल सेल है आपकी 22,22,222 रुपए। नकद बिक्री की यहां अब जरूरत नहीं है, हमें कुल बिक्री की ही जरूरत थी। सकल लाभ 22,22,222 का कितना प्रतिशत, 25%, जो कि सवाल में दिया गया है। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपके सकल लाभ की राशि आती है 5,55,555 रुपए। 5,55,555 रुपए सकल लाभ है। सकल लाभ में से जब अप्रत्यक्ष व्ययों को घटा दिया जाएगा, और अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि यहां पर 50,000 रुपए है, तो जो बचेगा वो आपका शुद्ध लाभ होगा। तो 5,55,555 माइनस 50,000, तो 5,05,555 रुपए का शुद्ध लाभ बच जाएगा। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं। 5,05,555 रुपए का शुद्ध लाभ कितनी बिक्री पर, 22,22,222 पर गुणा 100। और जब आप इसके प्रतिशत की गणना करते हैं तो यह आता है 22.75। इसी के साथ आपका शुद्ध लाभ अनुपात पूरा होता है और बिक्री पर आधारित लाभदायकता की गणना जो अनुपातों की है वो भी पूरी होती है। आगे की वीडियो में बात करेंगे आगे के लाभदायकता अनुपातों की। तब तक के लिए धन्यवाद।